दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। आपसे भी नम्र अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों तक इसे पहुंचाएं। और निश्चित रूप से अनुरोध यह भी है कि आप अपनी टिप्पणी इस पर ज़रूर करें। अभी हमारे देश में जो राजनीतिक वातावरण है, वह बहुत ही भयावह है। अब एक-एक बयानों को पकड़ करके जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं, वह हमारे लिए चिंताजनक विषय है। अभी अबू आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कोई एक औरंगज़ेब पर एक उन्होंने बयान दिया। उस बयान को पकड़ करके उसकी इतनी चर्चा हो रही है, इतना हो-हल्ला मचाया जा रहा है। लगता है कि पूरा राजनीतिक आसमान ही सिर पर उठा लेंगे। इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में चर्चा करने के लिए, उन पर चर्चा होती नहीं है। चर्चा होती है उन बयानों पर जो हमारे वास्तविक मुद्दों को, जो जीवन यापन के मुद्दों को, हमारी आर्थिक स्थिति को, विश्व के पूरे परिप्रेक्ष्य में जो हमारी राजनीतिक स्थिति बनती जा रही है, आर्थिक स्थिति बनती जा रही है, उन सबों से लगता है जैसे कन्नी काटने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं और ऐसे बयानों को लेकर के हमारे राजनीतिक नेता लोग उड़ जाते हैं। अभी उन्होंने औरंगज़ेब को लेकर के एक बयान दिया, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि जिसने अपने बाप को कैद में रखा, उस शख्स को महान बताया जा रहा है, उस शख्स की प्रशंसा की जा रही है। देखिए ये औरंगज़ेब कैसे शासक थे, उनके शासनकाल में क्या-क्या हुआ, नहीं हुआ, ये सब इतिहास के विषय हैं आज और इतिहास इनका मूल्यांकन अपने ढंग से करेगा। विधानसभा या राजनीतिक दल इतिहास के मूल्यांकन के लिए नहीं हुआ करते हैं। वे राजनीतिक दल अपना काम छोड़ करके बाकी सारा काम करते हैं। अब वे उनके पीछे पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख और इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव पर अपना निशाना लगा रहे हैं, उन पर हमलावर हो रहे हैं और उनका कहना है कि वे लोहिया जी के आदर्श को भूल चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ जी लोहिया जी के आदर्श पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है? और उन्होंने अगर गलत बयान दिया है, तो इसका इंतजाम वहाँ पर भी तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के गठबंधन की सरकार है। तो इसका वो वहाँ पर इंतजाम करेंगे और जो भी राजनीतिक रूप से करना होगा या वैधानिक रूप से करना होगा, अगर कोई संवैधानिक स्थिति है, तो उसका निपटारा वो वहाँ कर देंगे। लेकिन यह कौन-सी भाषा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम यहाँ उनका इलाज करवा देंगे। ज़ाहिर है, इलाज तो ये लोग करने में बड़े माहिर हैं और इलाज वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी लोगों की इलाज करते रहे। हाँ, ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ इलाज के मामले में बड़े मशहूर रहे हैं और इनकी मकबूलियत जो है, इनकी जो छवि है, वह बुलडोज़र बाबा की हो गई है। ये सब स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि जिस पर राजनीतिक चर्चा की जाए, वहाँ से लेकर के बिहार तक में इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए, इतिहास के दस्तावेज और अगर उदाहरण खंगाले जाएँगे, तो ऐसे कई गैर मुसलमान जो शासक रहे हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने शासन किया है, उन्होंने अपने पिताओं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कैसा व्यवहार किया है और उनकी हत्या करवाई है, उन्हें प्रताड़ित किया है। इसके ढेर सारे उदाहरण इतिहास में मिल जाएँगे। लेकिन उनको लेकर के आज हम क्या करेंगे? क्या हम इतिहास को हम के आधार पर हम वर्तमान के राजनीति की पूरी व्याख्या कर देंगे? जो अकादमिक विषय है, लोगों को जानना चाहिए, लेकिन सरकारों का इसमें इतना दखल, सरकार इसको लेकर के ले उड़े, तो ज़ाहिर है कि ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बार-बार इसमें हिंदू-मुसलमान का एंगल नज़र आ रहा है, वोटों के ध्रुवीकरण का इसमें अवसर नज़र आ रहा है। ये इतिहास प्रतिशोध का दस्तावेज नहीं होता। इतिहास इसलिए नहीं लिखा जाता कि उसके आधार पर किसी समुदाय से, किसी व्यक्ति से और समय से कोई प्रतिशोध की अवधारणा विकसित की जाए और राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल वोटों की राजनीति के लिए किया जाए। यह बहुत ही कुत्सित इरादा है और हमारे समय में तो वोटों की राजनीति के लिए हमारे राजनेता क्या-क्या नहीं कर रहे हैं।
और ये आबादी को उस तरह से बाँटने का इरादा। देखिए, अगर यह देखा जाएगा कि इतिहास में किस शासक ने क्या-क्या किया था और उसके आधार पर आज अगर हम अपने नागरिकों से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई-बंधु से अगर संबंध बनाना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे अध्याय खुल जाएँगे, जो अप्रीतिकर होंगे और जिससे हमारी भारत की एकता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि शासकों का चरित्र एक अलग होता है और वे तो राजतंत्र के शासक थे। उन्होंने वैसा किया, कुछ अच्छा किया, तो कुछ बुरा भी किया। इसीलिए ज़ाहिर है कि हमने लोकतंत्र का रास्ता चुना, हम लोकतंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए भी अगर इस तरह की बातें की जाएगी, तो इससे लोकतंत्र के प्रति जो हमारा विश्वास है, जिसके प्रति जो हमारा आग्रह है और जनता में जो लोकतंत्र की अपील है, उस पर बुरा असर पड़ता है। हमारे नेतागण ये कब सोचेंगे, कब इस पर बात करेंगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार तक में इसके हो हल्ला इसके आधार पर मच रहा है कि उनको यह करना चाहिए, करना चाहिए और अगर बयान दिया है तो और बयान दिया है निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि कोई भी शासक चाहे उसको महान का दर्जा इतिहास ने दिया हो, तो वह पूर्णतः और संपूर्णतः आलोचना के परे है या उसने भारतीय ज़रूरतों को, भारतीय जनता की ज़रूरतों को बहुत ही उसने ध्यान में रखा। कोई भी शासक हो, उसमें लोगों की शिकायत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए अगर उपाय होते हैं, तो कुछ ऐसे कारनामे भी उनके होते ही हैं, जो जनता के विरुद्ध होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कीमत पर इतिहास को प्रतिशोध का दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता है। इतिहास बैक मिरर की तरह काम करता है। इतिहास वो आईना है जिसमें हम देखते हैं और वर्तमान में उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि सभ्यता की यात्रा में, राजनीति की यात्रा में भी कभी-कभी पीछे देखने की ज़रूरत होती है। देखने की ही नहीं, थोड़ा पीछे हटने की भी ज़रूरत होती है। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम पीछे थोड़ा अगर हटते हैं या देखते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए देखते हैं कि हमारा भविष्य का रास्ता सुगम हो और उसमें कोई टकराव या कोई बाधा ना हो। पीछे से किए जाने वाले हमले के प्रति हम सावधान रहें। इतिहास का इस्तेमाल अगर हथियार की तरह किया जाएगा, तो उसके बहुत भयानक परिणाम होंगे क्योंकि इसे तो आप तो सिर्फ चुनावी राजनीति तक इसे सीमित करना चाहते हैं, चुनावी लाभ के लिए कोई करना चाहता है, कोई भी राजनीतिक दल। लेकिन जनमानस पर जो इसका असर पड़ेगा, नागरिकों के पारस्परिक संबंधों पर जो इसका असर पड़ेगा, वह बहुत ही भयानक होगा। वैसे ही 10 साल के शासन में हमने बहुत कुछ अपनी राष्ट्रीय एकता या नागरिक एकता के जो हमारे फाइबर्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं, उसको हमने टूटते हुए देखा है। एक एक बहुत ही ठंडी और बहुत ही खतरनाक हमारी सामाजिक प्रक्रिया में एक तत्व घुस गया है, वो जुड़ाव का, भरोसाहीनता का और यह भरोसाहीनता चतुर्दिक फैल रहा है। तो जाहिर है कि हमें इतिहास को देखना तो चाहिए, लेकिन किसी प्रतिशोध के लिए नहीं। इतिहास को ही क्यों, वर्तमान को भी देखना चाहिए, तो भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए देखना चाहिए। आज की जो वैश्विक परिस्थिति है, उसमें राष्ट्रीय एकता की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सब कुल मिलाकर के हम भारत तो एक ही है, लेकिन हम भारत के लोग एक हैं, हमारा हित एक है, हमारे स्वार्थ एक हैं। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे। ये बात तो बड़े राजनेताओं ने भी कहा है कि सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन देश बना रहता है। तो इस बात को लेकर के ये नहीं, बार-बार ध्रुवीकरण ऐसे मामले वो उठाते रहते हैं। अभी बिहार में देखिए कि राजनीति का दौर चल रहा है। अब प्रशांत किशोर वहाँ अभी देख रहा था, उनका एक वीडियो देख रहा था। अब प्रशांत किशोर जी विकल्प की बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बिहार को सबों ने लूटा है। वो खास करके लालू यादव और नीतीश कुमार उसके बाद कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। इन सबों ने मिलकर के बिहार को लूटा है। कल तक वे भारतीय जनता पार्टी के भी और नीतीश कुमार जी के भी रणनीतिक सलाहकार थे। तो क्या वे लुटेरों के रणनीतिक सलाहकार थे? और अचानक उन्हें अब यह ज्ञान हो गया है कि नहीं, ये राजनीतिक लुटेरे हैं, इनसे बिहार को बचाने की जरूरत है। वे विकल्प देने की बात कह रहे हैं। उनके विकल्प में जितनी संभावनाएं हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए,
उससे ज़्यादा उनके विकल्प में विभ्रम है, उससे ज़्यादा विभ्रम की आशंकाएँ हैं कि वे हमें फिर एक दूसरे तरीके से छलने का सहयोगी बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जिसका सलाहकार रहा हो और वहाँ से आकर के बिना किसी प्रायश्चित के बिना किसी दुविधा के अब सीधे उन पर हमला। असल में वे ये चाहते हैं उनकी राजनीति से, और वे चाहते हों ना चाहते हों, ये तो उनके मन की बात है, इसका तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण तो यही कहता है कि उनके सक्रिय होने से, उनके राजनीतिक रूप से सक्रिय होने से जो वोट की जो स्थिति होगी वो ये होगी कि नीतीश कुमार के वोट तो नहीं कटेंगे, जो इंडिया गठबंधन के वोट हैं उस पर असर पड़ेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन के वहाँ जितने भी घटक दल हैं, वे सब के सब सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, वे उसके लिए सक्रिय हैं। चाहे वो राजद हो, चाहे वे माले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, कांग्रेस की इन दिनों जो बदली हुई कांग्रेस है राहुल गांधी के नेतृत्व में, हालांकि उनकी सांगठनिक कुछ कमजोरियां हैं पहले से, उन कमजोरियों को दूर करने के उपाय राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़गे जी के, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयं अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में उसमें कुछ बदलाव भी, महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, और उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडा को नए सिरे से, वक्त की जरूरत के हिसाब से नए सिरे से सेट किया है। कांग्रेस के बारे में यह कहना कि वह सामाजिक न्याय के प्रति कभी आग्रहशील नहीं रही है, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है कांग्रेस के प्रति। ठीक है कि कांग्रेस वो सारा काम नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। यह भी ठीक है कि सत्ता की राजनीति में फंस करके उसने कुछ ऐसे काम भी किए हैं, कुछ ऐसी गलतियां जरूर की हैं जो सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध गई हैं। लेकिन बावजूद इसके, मोटे तौर पर अगर देखें तो जिन लोगों की सामाजिक समझ ही ऊंच नीच पर आधारित है, जिन लोगों की सामाजिक समझ ही हर तरह की विषमता को बढ़ाने के प्रति आग्रहशील रही है, वे कांग्रेस पर दोष दें, यह तो बड़ा भयानक है। कांग्रेस नहीं कर पाई, इसलिए तो आपका चयन हुआ था, इसलिए तो जनता ने आपके विकल्प को अपनाया था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इतिहास की गलियों में ले जाकर के हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विभ्रम तैयार कर रहे हैं। तो ये जो आपकी राजनीति है, तो उसमें में इंडिया गठबंधन को देखें तो इंडिया गठबंधन का जो शरीक दल हैं, वे सब के सब सामाजिक न्याय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और उनमें एक वैचारिक मेल भी है, और उस मेल के पीछे अपने ऐतिहासिक अनुभव भी हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, भी उर्दू राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, तेजस्वी यादव हों। मुश्किल ये है कि जो एनडीए में जो है नीतीश कुमार जी हैं, वे भी सामाजिक न्याय को संबोधित रहे हैं, वे भी सामाजिक न्याय के प्रति चिंतनशील रहे हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका सामाजिक न्याय से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि उनकी समझ ही दूसरी है, उनकी पूरी की पूरी धारणा समाज को लेकर के और सामाजिक संरचना को लेकर बिल्कुल विपरीत है जिस विचारधारा से नीतीश कुमार जी आते हैं। फिर भी अगर सत्ता के लिए या अन्य किसी राजनीतिक प्रेरणाओं के चलते अगर वे उनके साथ हैं तो वे रहें, लेकिन उनका मेल नहीं खाता है, यह तो हर कोई कहेगा। चिराग पासवान जी हैं जो अभी एनडीए में सक्रिय हैं और मंत्री भी हैं, चाहे जीतन मांझी हों, तो उनका भी वहां पर वह मेल नहीं खाता है। लेकिन कुछ तो बात है जो वो उनके साथ हैं, लेकिन कब तक साथ रहेंगे? ये सत्ता में सहयोगी हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है और जो अलग सरकारें हैं उनमें ये सत्ता के सहयोगी हैं, लेकिन विचारधारा के विरोधी हैं। उनके ऐसा ये आभास देते हैं, ऐसा ये कहते हैं, तो इसे ये कैसे साध पाएंगे, ये देखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी का नए सिरे से या सक्रिय होना, नए सिरे से सक्रिय होने का मतलब ये है कि रणनीतिक सलाहकार से आगे बढ़ करके खुद राजनेता की भूमिका में आ जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए जो विकल्प की बात कह रहे हैं, विकल्प तो जनता चुन लेती है, विकल्प तो जनता के पास है। अब जनता के पास जो विकल्प है जनता उसको आजमाएगी। फिलहाल जो अभी चुनाव है उसमें उसके पास यही दो विकल्प हैं कि या तो एनडीए
या फिर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, जो भी कह लें। अगर इस देश में लोकतंत्र फेल होता है, जो अभी चुनाव आयोग के मामले भी विचाराधीन है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल के नेताओं ने चुनाव आयोग की कतिपय कमजोरियों को रेखांकित किया है, तो उसे चुनाव आयोग उस पर विचार कर रहा है और ज़रूरी सुधार करेगा। पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ यह कहना ज़रूरी है, अगर चुनाव सही तरीके से नहीं होते हैं, चुनावों में अगर जनता की अभिव्यक्ति, उनके मतों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। और जो वैश्विक परिस्थितियाँ हम पर हावी हो रही हैं, अर्थनीति पर जो हमारा असर पड़ेगा, रोज़ी-रोज़गार का जो मामला आगे खतरा और बढ़ेगा, उसको लेकर के महँगाई बढ़ेगी। ऐसी तमाम आशंकाओं के बीच अगर राष्ट्रीय एकता नहीं होती है, हमारे नेताओं में पारस्परिक सम्मान नहीं होता है और ये कुत्सा की राजनीति अगर होती रहती है, तो इसके भयानक परिणाम निकलेंगे। एक नागरिक के रूप में देखिए, सत्ता की राजनीति तो सत्ताधारी या राजनीतिक दल तो करते हैं, लेकिन एक जनता की भी राजनीति होती है और जनता को भी अपने राजनीतिक दृष्टि को काफ़ी सतर्क रखना होगा, काफ़ी सतर्कता के साथ तमाम परिस्थितियों पर नज़र रखनी होगी और जो सुझाए जा रहे विकल्प हैं, उसमें जो विभ्रम वाले विकल्प हैं, सही विकल्प कौन है और कौन विकल्प का भ्रम है, कौन भ्रम फैला रहा है, इसका फैसला भी तो करना होगा। इसलिए बिहार का चुनाव, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होगा, यह एक संकेतक होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और आसाम का चुनाव है, जो असम का चुनाव है उसमें और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसमें, उसको लेकर के भी काफ़ी गहमा-गहमी है। अभी जो हमारे सत्ताधारी दल हैं, इनके रेंज में सारे चुनाव आते हैं। जनता का क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है इनके राज में। इसलिए वे सभी लोग जो इस बात को समझते हैं कि नहीं, सचमुच में ऐसी राजनीति होनी चाहिए जिसमें जनता की सहूलियत हो, उसकी अभिव्यक्ति चुनावों में भी होनी ही चाहिए। अगर चुनावों में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो ये बहुत गड़बड़ है। इसका असर हम पर पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक मर्यादाओं का ध्यान तो हर किसी को रखना चाहिए। अगर जनता के प्रति अनुराग नहीं है, तभी इतिहास को लेकर के, तभी इतिहास के किसी व्यक्ति को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के इस तरह के बयान सामने आते हैं। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और पता नहीं वो राजनेता तो हमें क्या समझते हैं, वे तो हमें समझते हैं कि हम उनके बंधुआ मतदाता हैं। तो बंधुआ मतदाता बनने से हमें बचना चाहिए। हमें सोच-विचार करके ही मतदान करना चाहिए या अपना राजनीतिक रुख अख्तियार करना चाहिए। ये भारी चिंता का समय है। स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती जा रही हैं, कभी इधर, कभी उधर हो रही हैं। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि इस देश के मालिक, इस देश की सार्वभौमिकता तो आम नागरिकों की है, तो उन्हें ही सोचना होगा, क्योंकि अब सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे देश के भविष्य को नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्हें भी जनता की भावनाओं को, जनता की इच्छाओं को समझना होगा और जनता को खुद सतर्क और सचेत रहना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप इसे साझा करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों तक पहुँचाएँ और अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम लोगों का यह प्रयास आगे और भी सफलतापूर्वक, निष्ठापूर्वक हो सके। अभी तो इतना ही। नमस्कार।